हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो, कल हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कवर कर लिया था एंड उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे इज आवर डे 11। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, उसके सब टॉपिक को कवर करेंगे विच इज द फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड टुडे इज आवर डे 11। ओके, सो जो लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जो लोग जुड़ के मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो। जस्ट इन केस कुछ डाउट्स हो, मेक श्योर यू राइट देम इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उनको डील कर सकूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ताकि टॉपिक छोटा है, जल्दी कवर हो जाएगा। सो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये बात जानने की बात क्या है कि पहली चीज़ जानना चाहते हैं फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन एक्ट कब करती है। ठीक है, तो पहली बात है कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम सबको पता है कि फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव्स और अटेम्प्ट्स टू मूव ओवर अ सरफेस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रिक्शन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने सीखी, इस डेफिनेशन में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, इज अ काइंड ऑफ एन अपोजिंग फोर्स। देखिए अभी ये क्या है, एन ये क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है, एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स into play when a body attempts or actually moves over the surface of another बॉडी। अब देखिए, अब ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसमें दो तीन चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। पहली चीज, ये क्या है, एक तरह की अपोजिंग फोर्स है। ये कैसी फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक्ट कब करेगी, ये आएगी कब सिस्टम में, ये तब आएगी जब बॉडी या तो अटेम्प्ट कर रही है या एक्चुअली मूव कर रही है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द बॉडी इज अटेम्प्टिंग और एक्चुअली मूविंग ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक्चुअली मूव करते हो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी स्टेशनरी पड़ी है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी अटेम्प्ट नहीं कर रही है, अगर बॉडी स्टेशनरी पड़ी है, तो उस पे क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, प्रोवाइडेड आप इंक्लाइंड सरफेस पे ना हो। क्लियर होगी बात इतनी से? तो ये वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। अटेम्प्ट या एक्चुअली मूव, अगर वो खड़ी पड़ी है तो उस पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में जो चीज गिवन है, दैट इज गिवन एज द ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है। तो मेक श्योर दैट ये ओरिजिन वाली कहानी आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं समझा सकूं, बस आपको ये समझना है कि फोर्सेस जो एक्ट करती हैं, जो मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंगली जो आपकी फोर्सेस हैं जिसके साथ फ्रिक्शन एक्ट करती है, वो एडहेसिव फोर्सेस होती है। वो कैसी फोर्सेस होती है, आपकी एडहेसिव फोर्सेस होती है। और एडहेसिव फोर्सेस होती है, तो ये जब बेसिक चीजें आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको जो पेपर में आपको दिखाई देगा, आप सब कुछ यहाँ से पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो यहाँ पे आती है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आई होप ये बातें आपकी बुक्स में लिखी होंगी। अगर नहीं लिखी है तो मेक श्योर आपके पेंसिल होगी, बिकॉज मैंने आपको पहले कहा कि मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको पेंसिल है, आपकी एक रेफरेंस बुक की जरूरत है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें होंगी वो आपको पहले लिखी होंगी, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पहली कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए असर्शन का क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक असर्शन का क्वेश्चन बनता है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि बिकॉज, इसका रीजन क्या है, बिकॉज रीजन इसका ये है कि जैसे जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करता है, एज एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस, द एडहेसिव फोर्सेस, मैंने स्टार्टिंग में क्या दिया था, एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज इन सेम रेशियो, देयरफॉर फ्रिक्शन, देयरफॉर देयरफॉर फ्रिक्शन रिमेन्स सेम। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा। एरिया ऑफ, जैसे जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, आपका एडहेसिव फोर्सेस भी क्या करती है, इंक्रीज करती है उसी रेशियो में। तो ये आपका रीजन हो गया, असर्शन है, रीजन यहाँ पे क्लियर हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड चीज ये है, एज सरफेस बिकम्स एक्स्ट्रा स्मूथ,
क्या होगा, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, ये आपका असर्शन और इसका रीजन क्या है आपके पास, ये आपके पास असर्शन है और इस चीज का आपके पास रीजन क्या है। रीजन इस चीज का क्या होगा कि जैसे जैसे आपका क्या होता है, एडहेसिव फोर्स आपका क्या होता है, जैसे जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, आपने क्या सरफेस को स्मूथ कर दिया, सरफेस को स्मूथ कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट को छोड़ दीजिए आप, डिस्टेंस क्या करता है मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में, वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस वो क्या करेगा, डिक्रीजेस, वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। दिस इंप्लाइज एडहेसिव फोर्सेस क्या करेंगी, एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, खासकर ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मेक श्योर क्या करें, इनको गांठ बांध लें, अच्छे से इनको पढ़ें। ठीक है, इसका फ्रिक्शन होती है दो तरह की, एक होती है इंटरनल फ्रिक्शन जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स की वजह से आती है, फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी हो जाती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और एक्सटर्नल फ्रिक्शंस क्या होती है, जो बाहर के मॉलिक्यूल से एक बॉडी को सरफेस के ऊपर मूव करती है, जो कॉन्टैक्ट की वजह से आती है, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स, एक हो जाते हैं जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ना सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, अपने आप में टॉपिक बहुत छोटा है, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ऐसे हवा में मत लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन में कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको ये समझनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन में कब आती है। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम में आएगी जब बॉडी जो है किसी सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब ये बॉडी, ये फ्रिक्शन काम में कब आएगी, व्हेन बॉडी टेंड्स टू मूव, कोशिश करेगी मूव करने की, बट टू मूव ओवर अ सरफेस, बट एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड, हैज नॉट स्टार्टेड मतलब बॉडी जो है रुकी हुई है, बॉडी जो है क्या है, वो रुकी हुई है, एक्चुअल मोशन जो है वो शुरू नहीं हुई है। टेंड्स टू मूव बट एक्चुअल मोशन जो है शुरू नहीं हुई है। अब इसको क्या करते हैं, हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बॉक्स को रखा हुआ है। ठीक है, अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से हमें पता है कि क्या चीज पता है, पहली चीज हमें ये पता है यहाँ पे कि वेट कहाँ को एक्ट करेगा, mg यहाँ को एक्ट करेगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, यानी कि r ऊपर को एक्ट करेगा। अब लेट अस एज्यूम आप क्या करते हो, इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हो P इस तरफ को। ठीक है, अब ये बॉडी, ये जो सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी, वो एज्यूम कर लेते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि उसको अपोज करेगी, अपोजिंग फोर्स है। पॉइंट इतना से क्लियर हुआ। आप देखिए क्या चीज है, ये इस चीज को अपोज करेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें आगे, तब आपको ये पता है कि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन लिखना है, बॉडी स्टार्ट नहीं की, तो बॉडी जो है आपको समझना पड़ेगा, बॉडी अगर चलना स्टार्ट नहीं किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड फोर्स P विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी बॉडी का मोशन स्टार्ट नहीं हुआ मगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या है, बॉडी की जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होगी, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, वो क्या है। देखिए पहले पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमने स्टडी कर लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके बराबर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप एग्जिस्ट नहीं करते। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी।
समझ के बात को? जैसे ही बॉडी फोर्स पे फोर्स अप्लाई की, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगी एक्शन में आ जाएगी, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन opposes the motion, opposes the motion, ठीक है। और इनसे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपके इसमें काम में आती है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके काम में आती है, देखिए वो चीज क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, कि स्टैटिक फ्रिक्शन is a self-adjusting force, is a self-adjusting force। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि इसके बेसिस पे पी वाई क्यूज आपके आ रखे हैं, इसके बेसिस पे ही आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होने का मतलब क्या है, कि जितनी जितनी, जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास एक सरफेस गिवन है, ये इस पे ब्लॉक रखा हुआ मैंने, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि इस ब्लॉक को चलने के लिए लेट अस एज्यूम एफ नेट जो मुझे चाहिए कि ब्लॉक मूव करे, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन चलना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेट अस सपोज मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की 3 न्यूटन की, तो ये ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि चलने के लिए इसको 5 न्यूटन की फोर्स चाहिए। तो इसको अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ये बॉडी चल लेती, बट अब ये चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे एक एडिशनल फोर्स एक्ट कर रही है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो इसको चलने से रोक रही है, वो है फ्रिक्शन। अब हमने यहाँ पे ये चीज सीखी थी कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 न्यूटन होगी। क्लियर होगी बात? अगेन इसी एग्जांपल को हम और समझते हैं। लेट अस सपोज मैंने अब जो इस पे फोर्स अप्लाई की, मैंने वो 3 न्यूटन ना अप्लाई करके मैंने अब इस पे जो फोर्स अप्लाई की, लेट अस सपोज मैंने फोर्स अप्लाई की 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। तो 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, बट स्टिल बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि चलने के लिए 5 न्यूटन चाहिए। तो यानी कि इसको अपोज कौन कर रहा है? अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? अब वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 न्यूटन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 4 न्यूटन। तो यानी कि जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको रोक के रखे, तो जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतनी ही वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होगी, उतनी ही वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होगी। तो ये बात अपने गांठ बांध के रखना। अगर मैं इसकी वैल्यू को क्या करूं, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूं 1 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 1 न्यूटन। तो इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास निकल के आती है, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब बॉडी है बस चलने ही वाली है, मतलब आपको बॉडी को चलने के लिए अगर 5 न्यूटन की फोर्स चाहिए, तो मान लो आपकी होगी 4.999 समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसके बाद बॉडी क्या करेगी? चलना शुरू कर देगी। मतलब बात क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको याद रखिएगा, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू of static friction when body is at verge of movement। जब बॉडी बस चलने ही वाली है उस टाइप के फ्रिक्शन की वैल्यू, उसको आप बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जब बॉडी चल पड़ी, जब बॉडी चल पड़ी, ठीक है, अब आ जाती है इसके बाद, तब क्या होगा? जब बॉडी चल पड़ी तो उस बात पे क्या चलेंगे? आप देखिए बॉडी चल पड़ी, तब आपके पास देखने को मिलती है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा, ये जो डायनामिक फ्रिक्शन है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये कौन सी फ्रिक्शंस होती हैं? डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जो बॉडी पे तब एक्ट करेगी जब बॉडी में एक्चुअल मूवमेंट हो रही है। एट टाइम ऑफ एक्चुअल मूवमेंट, जब बॉडी में एक्चुअल मूवमेंट हो रही है तब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है।
अब आपको ना यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझना पड़ेगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको पेपर में सिर्फ इतनी सी चीजें याद करके चले जाते हैं कि भाई ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये है, वो है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहली चीज कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है डिपेंड्स ऑन नंबर वन नॉर्मल रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग, मतलब जो सर्फेसिस है उनकी कितने अच्छे से उसकी फिनिशिंग आपने कर रखी है, दो चीजें होंगी। क्लियर हो गई इतनी सी बात, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको समझना कि ये हर केस में वैलिड नहीं होगी। और कब वैलिड होगी, ये कंडीशंस भी आपके पास स्पेसिफाइड होती है, समझ गए। अब देखना, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में ये बात समझना कि वैलिड कब होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, आप इसको बहुत ध्यान से रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ स्लाइडिंग स्लैश रोलिंग if heat produced does not change the condition of surface। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को भूलना मत पेपर के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, देखो इसके कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ स्लाइडिंग। जब तक, क्योंकि जब सरफेस जब आप बॉडी पे चलते हो तो क्या हीट जनरेट होती है। अगर वो हीट जनरेट जो हो रही है, अगर वो क्या कर रही है, आपकी सरफेस की कंडीशंस को चेंज कर देगी, तब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये नॉर्मली आपको हर जगह मिलती नहीं है बात, ठीक है। तो इसको को समझिएगा। इसके बाद आता है हम ग्राफिकली इन चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन, ये हमारा ग्राफ है बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में, बिटवीन फ्रिक्शन, ये क्या है आपका फ्रिक्शन इस तरफ, और ये क्या है आपकी अप्लाइड फोर्स आपकी है इस तरफ, ठीक है। अब हमें क्या पता है, फ्रिक्शन के पेपर में अगर हम भूल जाए कि ग्राफ में कौन सा हिस्सा क्या दिखा रहा है, तो उसको याद करने का तरीका क्या है, हमने याद रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, सपोज कीजिए यहां से यहां तक गए, एक मिनट, तो यहां से लेके यहां तक गए हम, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसने खुद को एडजस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर तक पहुंचोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट प्लीज, इस तरह का, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। अब क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, अपने आप में सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एस को, ठीक है। ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन को। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपको समझने वाली बात ये है कि आपका जो ग्राफ आया उसमें ये रीजन कांस्टेंट क्यों हो गया, ये रीजन कांस्टेंट क्यों हुआ, इसका क्वेश्चन आप मुझे बताइए। इसका 2 मिनट सोचिए क्यों हुआ ऐसा। ऐसा इसलिए हुआ कि बॉडी को जितना वो ओवरकम कर सकता था, जितना वो रोक सकता था, उसने रोक लिया। उसके बाद क्या है, एक बार जब मोशन शुरू हो गई, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि इरेगुलरिटीज को ओवरकम कर सके, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मोशन शुरू होने के बाद कांस्टेंट हो जाती है, अब उस पर उतनी ही फ्रिक्शन लगेगी। क्लियर होगी बात को,
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके पास आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है जब बॉडी रोल करती है, और सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन बॉडी स्लाइड करती है, और रोलिंग फ्रिक्शन आती है बॉडी रोल करती है। ठीक है, क्लियर होगी बात को। उसके बाद आपके पास आते हैं बेसिक चीजें, आपको पता ही है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ये चीज हमने पहले भी कर ली, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट होती है, और वेलोसिटी पे तभी डिपेंड करेगी अगर चलने की वजह से हीट जनरेट हो, जिससे सरफेस की चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, इनको आप समझ लीजिएगा। इसमें से जो बेसिक चीज है, बेसिक लॉ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बाकी की बेसिक नेसेसिटीज जो है वो चीजें आप बुक से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एज सच करवाने के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको बस पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, दूसरी चीज लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करेगी, अब ये भी याद रखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट होती है, और क्या कहते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, और उस पे कितना आपने वो किया पॉलिशिंग की है उस पर डिपेंड करती है। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, वो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब आपको पता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू R है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊं तो F इज इक्वल टू म्यू R हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू F ओवर R, म्यू इज इक्वल टू F ओवर R। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है कि F क्या है आपका, F है आपका जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और R क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम बोल देते हैं। अगर आपको ये स्टैटिक फ्रिक्शन में करना हो तो म्यू एस ओवर आर हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन में करना है तो म्यू के इज इक्वल टू एफ ओवर आर हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास हम चलते हैं, तो इसके बाद आपके पास आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में जो आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में एंगल किसके साथ बनता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके साथ बनता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करोगे तो जो आपका एंगल होता है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये इधर को एक्ट कर रही है mg, नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर को एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इधर को जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये है आपके पास एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सब चीजों को लिखूं, अगर मैं यहाँ पे सब चीजों को लिखूं, तो ये मेरे पास mg एक्ट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ को है नॉर्मल रिएक्शन, आर इज शोइंग अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप ही काम कर रही है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एन एंगल, इज डिफाइंड एज एन एंगल विच कौन बनाता है, देखिए एफ और आर का रिजल्टेंट कौन है, ये है रिजल्टेंट उसका, सपोज कीजिए ये है सी। तो एंगल एफ और आर का रिजल्टेंट क्या है, एफ एंड आर का रिजल्टेंट क्या है आपका सी। तो यानी कि एंगल किसके बीच में बन रहा है, तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एन एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन, विद नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि रिजल्टेंट जो एफ और आर का है वो एंगल बना रहा है विद आर के साथ, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, वो निकल के आता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। क्लियर होगी बात को। इसके बाद आपके पास निकल के आता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, अगर हम इसकी बात करेंगे, तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें ना एक चीज और समझिएगा, जब भी आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको एक वो चीज भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से, जब भी ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट होता है ना, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इस पे जो m की वैल्यू होती है, दैट जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, वो mg को ये बनाते हैं, वो mg को ये बनाते हैं, उनके लिए mg ये है। ये चीज आपकी गलत है, ये चीज आपकी गलत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
एक्चुअली में जो आपका mg बनता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी का, हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे को एक्ट करती है, तो ये आपका mg होगा। यहाँ से अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये जाएगा थीटा, आप इसको अल्फा ले लीजिए, तो हो जाएगा mg cos अल्फा। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली जाएगा r, ये जाएगा r, और इसी से डायरेक्ट नीचे को जाएगा mg sin अल्फा। ये बात ध्यान रखिएगा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो अब यही है, तो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है कि मिनिमम एंगल में क्या रखूं कि ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड करना शुरू कर दे, उसको आप मिनिमम एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोल देते हो। ठीक है, और जब इसमें सॉल्व करते हो तो आपके पास लिख के निकल के आता है म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा निकल के आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 मान लूं और इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर होता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज होता है। ये बात आई होप आपके दिमाग में आ गई हो, अगर ये चीज आपको यहाँ तक सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए, जब भी हमने लेक्चर सीरीज शुरू की थी तो हमने एक चीज शुरू की थी, मैंने आपको पहले कहा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ ऐसी डेरिवेशंस बताऊंगा जो आपको पेपर के कंटेक्स्ट में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ऐसी ही एक डेरिवेशन जो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए, वो क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखिए, अगर आपको ये डेरिवेशन आती है, आप सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। नो मैटर व्हाट, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बॉल डायग्राम आपके पास आ जाए, तो आपको एक डेरिवेशन से आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आपको पता है कि चीजें किस तरह से यूज होती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आपको ये डेरिवेशन आती हो, नहीं आती है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर जाते हैं, जब न्यूमेरिकल आता है तब इसको कर नहीं पाते। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को हमें इस एक डेरिवेशन को सीखेंगे तो उसकी वजह से हमें सारे डेरिवेशन पेपर में सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे हमें। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने क्या किया, एक रैंप लिया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, बस यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन, इसमें आर कहाँ, एम जी कहाँ को एक्ट करेगा, एम जी इसका नीचे को एक्ट करेगा। ये रहा आपका एम जी। उसी तरह से इसका, अब क्या करेंगे, इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ को एक्ट करेगा, बॉडी का इसके परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर बट एक किसी एंगल पे एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इससे डायरेक्टली सामने क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, और ये इधर को एक्ट करेगा एम जी साइन थीटा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट करेगी, क्योंकि बॉडी नीचे को जा रही है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट करेगी, ऊपर की तरफ को एफ एक्ट करेगा। ठीक है, नेट फोर्स कहाँ को एक्ट कर रही है, नीचे को, नेट फोर्स आप नीचे को मान लेते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये डेरिवेशन आती है, आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम इस पूरे चैप्टर में ये इकलौते डेरिवेशन जो आपको आनी चाहिए, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं तो आपको पहली चीजें, आपको फोर्सेस बैलेंस करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, तो फोर्सेस को अगर मैं बैलेंस करूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेट मोशन किस तरफ को है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे एम की वैल्यू, सॉरी, मुझे अगर एफ की वैल्यू निकालनी है, अगर जितनी फोर्स से बॉडी नीचे को मूव कर रही है, तो एफ किसके बराबर होगा, तो स्मॉल एफ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रही है, एम जी साइन थीटा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव करे तो mg sin थीटा ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और इसको अपोज कौन कर रहा है, f, कैपिटल F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हो जाएगा माइनस f के बराबर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा। और f किसके बराबर है, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है तो इसको मैं ma ले लूंगा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, आप क्या करोगे, अब और f किसके बराबर होगा, कैपिटल F किसके बराबर होगा ना, एस f इज इक्वल टू म्यू आर,
क्योंकि म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर होता है, इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। दिस इंप्लाइज एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आर की वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ एम जी कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो आपके पास ए की वैल्यू निकल के आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आपके पास ए की वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, इसमें ना एक चीज और है, पेपर में बच्चे सिर्फ ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा याद करके जाते हैं। अगर वो आपको बोल दे कि फोर्स कितनी लग रही है, तो दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपके लिए। इसी तरह से आपके पास बोलता है कि अगर बॉडी है, अगर उसको मूव करना है ओवर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, अगर आपको बोल दे वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसमें हम डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने ऊपर सॉल्व करना सीख लिया। ऑल वी गोना डू इज हम देखेंगे किस तरह से निकालते हैं वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको वही चीज है, अगर हम इसको प्लॉट करें, ग्राफ को बनाएं समझने के लिए, अगर हमने इसको इस तरह से बनाया, ठीक है, तो देखिए एम जी कहाँ को एक्ट करेगा, नीचे, आर कहाँ को एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, फोर्स ऑफ ये है, आप फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो पी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये है आपकी एफ की वैल्यू। आई होप इतना सा पॉइंट क्लियर होगा। आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ तक मूव कर लिया, अब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये, आपने डिस्टेंस मूव किया एस, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ एस के बराबर होता है। तो टेक्निकली हमें क्या करना है, अप्लाइड फोर्स निकालनी है, यहाँ पे पी होगा, पी डॉट एस होगा। ठीक है, और मुझे ये पता है म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर, पी ओवर आर, तो P इज इक्वल टू म्यू आर, तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर डॉट एस, म्यू आर डॉट एस, और आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर, तो म्यू एम जी एस, ये आपका वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनती है, अगर बॉडी को मूव करना है ओवर अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, आपने बॉडी को ऊपर मूव करना है, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, उस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा, आपका वर्क डन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इनटू एस। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी हो, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी ऊपर की तरफ को, तो होगी ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, एंड आई होप अगर आपको डेरिवेशन क्लियर ना हुई हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये डेरिवेशन भी आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रॉब्लम आती है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, उसके आपने पॉजिटिव्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों याद कर लेनी है। फ्रिक्शन को चेंज करने के तरीके क्या होते हैं, पॉलिशिंग करने से, या डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल स्ट्रीमलाइनिंग करने से, या बॉल बेरिंग्स को यूज करने से फ्रिक्शन की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, यू नीड टू नो दैट थिंग, एंड आई होप आप उसको अच्छे से वहां से कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इस टॉपिक के लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करें, तो पहली वर्ड जो इसमें यूज हो रहा है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, वो उस तरह की मोशन, उस तरह के सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। वर्ड याद रखिएगा, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में मूव करती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। ये हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक्ट करती है। और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का फॉर्मूला हम याद करके आए थे, क्या वो होता है, वी स्क्वायर ओवर आर। अगर वी की वैल्यू को मैं आर ओमेगा पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये बातें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए आपके पास आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। उसको समझने के लिए आपको दो तीन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स को अच्छे से याद करके जाएंगे, बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बस ये याद करके जाएंगे कि जो उसके ऑपोजिट एक्ट करती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन दैट। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझिए किस तरह से, देखिए इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए। हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसके हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो वेलोसिटी किधर को होगी, अगर हम यहाँ देखें तो वेलोसिटी इस तरह से एक्ट करेगी। अगर हम यहाँ देखें तो वेलोसिटी इधर को एक्ट करेगी। अगर हम यहाँ देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट पे जाता है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, टेंजेंट के अक्रॉस। आई होप इतने से पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गए। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ को होगी, हमेशा सेंटर की तरफ को। ये रही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी। एफ सी, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां पे एफ सी क्या है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने से पहले देखिए, हर बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये अगर सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, उसको एक रस्सी में बांधा और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। मगर पत्थर की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है। तो होता क्या है कि उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि हर पॉइंट पर टेंडेंसी होगी कि वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। बट आपने क्या है, उसको रस्सी से बांध रखा है। रस्सी से आपने उसको बांध रखा, तो रस्सी से बांधने की वजह से आप उसको क्या कर रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब उस पर एक्ट कर रही है, उसकी वजह से क्या है कि सर्कल वो आपका स्ट्रेट लाइन ना फॉलो करके एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करना शुरू कर देता है। इतनी सी बात क्लियर होगी। मगर जब भी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस स्टोन की स्टिल नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि दैट इट शुड गेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ को वो रिगेन कर पाए। और इस टेंडेंसी की वजह से, दिस टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ गिव्स राइज टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस गिव्स राइज टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेस, किस वजह से अराइज करती है, अराइजेस बाय virtue of the body to regain its natural straight path, natural straight line path, virtue of the body to regain its natural straight line path। उस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है, इसलिए हम इसको सूडो फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडो फोर्सेस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, सब तक आपने सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, ठीक है। मगर ये याद रखिएगा, देखिए इसको लिख देता हूं मैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये बात होगी, मगर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल is opposite to centrifugal force। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए। ये बातें याद रखिएगा पेपर में। हमारे दिमाग में हमेशा ये होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होती नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, डायरेक्शंस ऑपोजिट होती है। समझ गए? इसमें फिर आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है कि जब आप स्टोन को उस पे रस्सी पे बांध के घुमाते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है। तो याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, स्टोन के ऊपर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कहाँ पे एक्ट कर रही है, आपके हैंड के ऊपर एक्ट कर रही है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। समझ के बात को, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात इतनी से? ठीक है ना? अब चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इसमें पहली आती है जब राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। जब आप क्या करते हो, एक कर्व्ड रोड को आपने क्रॉस करना हो, राउंडिंग अ कर्व्ड लेवल रोड। देखिए, अब जब भी आपने क्या करना है, कर्व्ड लेवल रोड के ऊपर मूव करना है, जहाँ पे याद रखिए अब बैंकिंग नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमम बच्चे इसको बैंकिंग से कंफ्यूजन में ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, देखिए ये आपकी गाड़ी है, आपको इसके अक्रॉस काटना है। तो ये रहा mg, ये रहा आपका r। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट करेगी। क्वेश्चन ऑफ ये आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट करेगी। समझे बात को? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि यहाँ पे अंदर की तरफ को एक्ट करेगी, क्योंकि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, वो बाहर को जाए। जब भी सर्कुलर मोशन में घूमता है स्टोन की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, बाहर की तरफ को जाना। वैसे ही जब भी सर्कुलर मोशन में आप घूमते हो, जब आप रोड को काटने की कोशिश करते हो, रोड में आप कट काटने की कोशिश करते हो, आपकी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, बाहर को जाए। फ्रिक्शन वहां पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी अंदर की तरफ को। तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और जब तक आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv² बाय r लेस देन f होगी, लेस देन f होगी, ठीक है, तब तक आपकी बॉडी घूमेगी और ये कंडीशन आपको आनी चाहिए, तब तक आपकी बॉडी सेफली घूम सकती है। और जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास निकल के आता है v की वैल्यू जो आपके पास निकल के आती है। तो यानी कि इस पूरे सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू, v की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी के बराबर होनी चाहिए। और v मैक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये दो कंडीशंस का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए और वैल्यू और कितनी हो सकती है, इससे कम हो सकती है, या तो म्यू एस आर जी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। क्लियर होगी बात इतनी से? ओवरटर्न करने से बचने के लिए उसकी स्पीड होती है। अब आपको समझ आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ को क्यों एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और वहीं पे ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, ये पी वाई क्यू है। ठीक है, इसमें क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब वो बात करता दो व्हील्स के बीच में, तो ये मान लीजिए 2x होता है और ये mv²/r हो जाएगा, ये h हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता है तो उस केस में जो आपके पास वैल्यू निकल के आती है, v की वैल्यू अंडर रूट जी आर एक्स ओवर एच निकल के आती है। उस केस में जो आपके पास v की वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट ऑफ जी आर एक्स ओवर एच निकल के आती है। इसमें आपको ध्यान रखना है x क्या है आपका, x क्या है आपका, ये डिस्टेंस है आपका बिटवीन फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील के बीच में। ये लाइक ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला फ्रंट व्हील एंड बैक साइड्स वाले उसके बीच में। ठीक है, और एच आपका क्या है, हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग ऑफ रोड, और ये भी पी वाई क्यू है।
बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में बहुत क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्टली आपसे एक्सप्रेशन ही पूछ लिया गया है कई बार, और कई बार आपको सॉल्व करना किया गया है। पीवाईक्यू का पार्ट है ये, ठीक है। अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करें, अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको वो इक्वेशन सॉल्व करने आती है तो आपको सब कुछ सॉल्व करने आता है। तो जब आप इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, मैं इसकी डेरिवेशन आपको यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि रिजल्ट कैसे निकल के आता है, ठीक है। पर देखिए, चलो अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूँ तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए एक बार मैं इसका डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड आई होप आप इसकी डेरिवेशन को खुद सॉल्व कर पाएंगे। इसका डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन आप खुद कर लीजिएगा, बट इसका डेरिवेशन अगर डायग्राम समझ में आ गया तो इसकी डेरिवेशन भी कर पाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपकी कार है, बैंकिंग है ना। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, आपने रोड को एक तरफ से उठा दिया, आउटर एज को आपने रेज किया। याद रखिएगा, आउटर एज को रेज करते हैं, बैंकिंग का मतलब ये होता है। इनर एज को रेज नहीं किया था, आउटर बैक को रेज किया था, ठीक है। अब देखिए किस तरह से इसको समझना पड़ेगा। जब आपने रोड को उठा दिया है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये पता है mg कहाँ को एक्ट करेगा, mg कहाँ को एक्ट करेगा, आई होप ये बात आपको पता है। mg नीचे को एक्ट करेगा, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, आपको बैंक्ड रोड के कंटेक्स्ट में चलना है। उस बैंक्ड रोड के कंटेक्स्ट में आपको फोर्सेस को आपको देखना है, कहाँ से लेके कहाँ तक वो एक्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ, बैंक्ड रोड के कंटेक्स्ट में चलना है। अब इस बैंक्ड रोड के कंटेक्स्ट में चलूं, अगर ये मेरा बैंक्ड रोड है, ठीक है, अगर इसके कंटेक्स्ट में चलूं तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ को एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इसका इस तरह से एक्ट करेगा। ये रहा आपका इसका नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये थीटा है तो ज्योमेट्रिकली ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। याद रखिएगा इस बात को, ये बैंक्ड रोड के कंटेक्स्ट में चल रहे हैं, ये इस तरह से है, इसलिए एक डायग्राम ऐसे बन रहा है। क्लियर हुई बात। ये थीटा है, तो अगर मैं इसको इधर को प्लॉट करूं तो ये भी थीटा होगा, ये वैल्यू भी आपकी थीटा होगी, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट करेगी, इधर को एफ एक्ट करेगा आपका। क्लियर है, बैंकिंग ऑफ रोड की बात की जा रही है कि आपने रोड को उठाया हुआ है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। और यहीं पे आपका आर साइन थीटा भी एक्ट करेगा, ठीक है। और साथ में इसी तरफ को आपका थीटा है, तो थीटा का एफ कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा आपका यहाँ आएगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए डायग्राम फिर से अच्छे बात से बना देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में इसको, और समझने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम मैं आपको अच्छे से बना के समझा देता हूँ प्लीज। देखिए कुछ नहीं है, ये आपका बैंक रोड है, लेट अस अज्यूम ये आपका क्या है, एक बैंक रोड है। बैंकिंग का मतलब क्या है कि आपने इसकी आउटर एज को रेज किया हुआ है। बैंकिंग का मतलब क्या है, आपने इसकी आउटर एज को रेज किया हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी बात इतने से, ठीक है। और रेज किया है थ्रू एन एंगल थीटा। क्लियर हुई बात। यहाँ कहीं पे आपकी गाड़ी है, यहाँ कहीं पे आपकी गाड़ी है, या आपकी गाड़ी यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात इतने से, कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब तो डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप यहाँ बैठे तो आपको यहाँ से ये चीज देखने को मिल रही है कि गाड़ी का वेट कहाँ को एक्ट करेगा। मैंने हमेशा कहा है गाड़ी का वेट कहाँ को एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, नीचे की तरफ को एक्ट करता है। तो ये क्या होगा, mg। क्लियर हुई बात इतनी सी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला, क्योंकि आपको बैंक रोड के कंटेक्स्ट में देखना तो उसके परपेंडिकुलर चलेगा, तो ये होगा आपका आर। क्लियर होगी बात को। उसी के साथ अगर हम बात को बहुत ध्यान से देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ को। क्लियर हुई बात को, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है,
इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका f, तो ये हो जाएगा f cos थीटा, ये हो जाएगा f sin थीटा, ये जाएगा ऊपर r cos थीटा और ये भी हो जाएगा r sin थीटा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, याद रख के जाइएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है आर और एफ के कंपोनेंट से, यानी कि आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है। पेपर में ये गलती मत करके आइएगा कि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। इस डायग्राम को इस तरह से भी समझने से बेटर है कि आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट करें। अगर आप फिर इस डायग्राम को बनाएंगे आपका डायग्राम और अच्छा बनेगा। आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ को एफ यहाँ को एक्ट कर रहा है। अगर ये थीटा है दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट ऑफ अगर देखूं तो अगर मैं इधर जाऊं तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, नीचे को क्या जाएगा एफ साइन थीटा, और नीचे को ही आपका क्या है एम जी भी एक्ट कर रहा था, ठीक है। उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ पे था आर, इसके साथ यहाँ पे भी थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा आर साइन कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आई होप आप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके लिए, ठीक है। तो जब पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो v की वैल्यू निकल के आती है एस आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा रेज टू पावर 1/2, और ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया था। ये आपका पी वाई क्यू है, समझिए बात को। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी डिफरेंट सी चीजें आप म्यू एस प्लस टेन थीटा, हाँ ठीक। अब इसमें ना दो तीन चीजें आप कर सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एज्यूम करो कि म्यू एस जीरो है। अगर म्यू एस जीरो है तो v की वैल्यू कितनी होगी, इफ म्यू एस इज इक्वल टू जीरो तो v की वैल्यू कितनी होगी, आर जी टेन थीटा रेज़ टू पावर 1/2। उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन इनवर्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर ओवर आर जी। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर इसी एंगल को अगर मुझे लिखना हो इन टर्म्स ऑफ हाइट के कंटेक्स्ट में, एज्यूमिंग आउटर एज की हाइट है h, आउटर एज की हाइट कितनी लेके चल रहे हो आप, h लेके चल रहे हो, ठीक है। क्लियर हुई बात को, और इनर एज की लेके चल रहे हो b, इनर एज को आप लेके चल रहे हो b। ये है आपकी आउटर एज h, ये है बिनर इनर एज आपकी b। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर ओवर आर जी विल बी इक्वल टू h ओवर अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ध्यान से रखिएगा पी वाई क्यू इस पेज पे न्यूमेरिकल आया हुआ है आपका, इस पे आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है, समझिए बात को, इस पे आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है पी वाई क्यू, ठीक है। इसके बाद आपके पास जाता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बस वही है, बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखोगे आपको पहली चीज पता होना चाहिए कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आती है, वी स्क्वायर ओवर आर जी। ये क्वेश्चन आता है, ये भी आपका पी वाई क्यू है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये भी क्या है आपका पी वाई क्यू है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आज के दिन के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं। आखिरी टॉपिक आपका है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पूरी की पूरी आपकी बेसिक्स को फॉलो करेगा, क्योंकि जब हम कल न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तो इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर इसको आप अच्छे से करें, ठीक है। इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं कर पाएंगे, सो मेक श्योर इसको अच्छे से करें, ठीक है। ये आज के दिन का हमारा आखिरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वर्टिकल सर्कल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जब आप बॉडी को वर्टिकल मोशन में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो ये है आपका, और आपने यहाँ पे रस्सी से इसको बांध रखा है, ठीक है। ये है लोवेस्ट पॉइंट, और ये क्या है आपका
हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या है आपका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोएस्ट पॉइंट पे हो तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इसको, ठीक है। ये है आपका VH, ये है आपका VL। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। Let us assume at any given time the object reaches point P. This is our point P. Point P पे वो पहुंच गई. The moment you reach point P, the direction of velocity will be along this side. This will be your direction of velocity V. I hope इतनी सी बात क्लियर होगी. Let us resolve everything here. Okay. So weight will be acting across this direction. This will be your mg. ठीक है. Let us assume at that time that makes an angle theta. ठीक है. This is your mg. If I produce this like this, okay, this will be theta and this will be mg cos theta. This one will be mg sin theta. इतनी सी बात आपके लिए क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब गेम देखिएगा किस तरह से होती है। और टेंशन कहाँ को एक्ट करेगी, टेंशन हमेशा बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो ये है आपकी टेंशन टी की वैल्यू, और इसका रेडियस हम लेके चल रहे हैं आर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें क्या करना है, हर पॉइंट पे अगर मैं सपोज की पी पे अगर मैं लिखूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखनी है, टेंशन की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, टी कितनी होगी एट पॉइंट पी पे, टी की वैल्यू कितनी होगी, टी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, एम जी कॉस थीटा नीचे को एक्ट कर रहा है, क्लियर हुआ। एम बी स्क्वायर कहाँ को एक्ट करता है, एम बी स्क्वायर कहाँ को एक्ट करता है, इनसाइड एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं एम वी स्क्वायर बाय आर की सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, वो किसके बराबर है, टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा। आई होप ये पॉइंट समझ आया। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ को एक्ट करती है, तो अंदर की तरफ और कौन सी फोर्स एक्ट करिए, टी, यानी कि टी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और कॉस थीटा उसको ऑपोजिट एक्ट करिए कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा आपका एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं, टेंशन की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, क्लियर हुई बात। अब टी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, टी की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब आपका एम जी कॉस थीटा मिनिमम होगा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक जाती है, -1 उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री पे। तो यानी कि टेंशन की वैल्यू मिनिमम कब आएगी आपकी, टेंशन की वैल्यू जो मिनिमम आएगी वो कितनी आएगी, एट हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी, और वो किसके बराबर होगी, एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, दैट इज टी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। यहाँ पे याद रखिएगा टी मिनिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, रूट ऑफ जी आर। ये बातें आपने ध्यान रखनी है अपनी, यहाँ से पी बाई क्यू बहुत अच्छा बनता है। यानी कि अगर किसी बॉडी को पूरा का पूरा सर्कल काटना है, वर्टिकल सर्कल पूरा करना है, तो मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए, रूट जी आर, हाईएस्ट इससे ज्यादा हो सकती है, क्लियर हो कितनी बात। वैसे ही अगर मैं टेंशन निकालूं एट मिनिमम, मिनिमम टेंशन यानी ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट निकालनी, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कितनी आ जाएगी आपके पास, रूट ऑफ 5 gr लेस देन इक्वल टू रूट 5 gr, ठीक है। और वैसे ही टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा मैक्सिमम होगा। थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी जब आप लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे। तो टी एल विल बी इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, ये आपकी टेंशन की वैल्यू होगी एट लोवेस्ट पॉइंट पे, टेंशन की वैल्यू होगी एट लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना होगा, अगर मैं बी की वैल्यू 5 gr पुट कर देता हूँ, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगी आपकी 6 mg, क्या हो जाएगी, 6 mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन की वैल्यू एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन वो से होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 6 mg, ठीक है। और अगर आपको कहीं बीच में निकालना है तो यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर आप मिडल पॉइंट पे निकालते हो तो टी एम कितना होता है,
3 mg से बड़ा होना चाहिए एंड Vm कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 gr। यानी कि ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि अगर बॉडी को कंप्लीट वर्टिकल सर्कल को कवर करना है तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 6 mg होनी चाहिए, वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू √5 gr होनी चाहिए, ठीक है। मिडिल पॉइंट पे रूट ग्रेटर देन इक्वल टू √3 gr और 3 mg होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम यानी कि आपकी कितनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वेलोसिटी कितनी चाहिए, √gr। क्लियर होगी बात इतनी से, यही से आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो बाकी के लिए आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इस लेक्चर में इतना ही काफी है, यही चैप्टर में इतना ही काफी है। जब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब आपको एहसास होगा कि यार मजा आ गया, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा अपॉर्चुनिटी दीजिए मुझे भी आपको पढ़ाने का, एंड आई एम टेलिंग यू जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, ठीक है। विद दिस होप आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी दिवाली, ठीक है। कल मिलते हैं, कल इस चैप्टर के पोर्शंस को खत्म करेंगे और ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। एंड वाइंड अप होने से मेरा मतलब है कि कंप्लीटली वाइंड अप नहीं हुआ है, आपको मैं इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। मेक श्योर आप फॉर्मूला नोटबुक को मेंटेन कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ, प्लीज मेंटेन योर फॉर्मूला नोटबुक। अगर आपको पता नहीं है फॉर्मूला नोटबुक क्या है, प्लीज मेक श्योर आप मेरे पहले वीडियो को देखिए और आगे वाले वीडियोस में भी देखिए। वहां पर मैंने डिस्कस किया है कि फॉर्मूला नोटबुक क्या है एंड हाउ दिस फॉर्मूला नोटबुक इज हेल्पफुल फॉर यू, ओके। कितनी हेल्पफुल है आपको एहसास इसका अभी नहीं होगा, इसका एंडिंग में एहसास होगा जब इसके एमसीक्यूज करेंगे या पेपर से एक हफ्ता पहले, ठीक है। तो मेक श्योर इसका करिए। इसी चीज के साथ थैंक यू सो मच। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कल आपसे मिलते हैं।